हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इसमें एक हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि रहने वाली है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग लगा लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा होगा कि हमें इसमें क्या चीज़ें डील करनी है। बेसिकली हमें इसमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप दोनों नाम से इसको पहचानते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम का स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। एटम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनके कुछ बेसिक डिटेल्स हमें देखनी है। हालांकि आधा पार्ट हम लोग 11th 12th छोटी क्लासेस में कवर कर लेते हैं, और थोड़ा सा कुछ एडवांस टॉपिक हैं जो कि हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हमें इसमें जो पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में लिखा होता है बच्चों, ठीक है, वो लिखा होता है हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो हमारी कहानी शुरू होती है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, देखिए ड्यूअल नेचर का मतलब क्या हो, मैं आपको पहले ये बताता हूं। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है बच्चों, उसका नेचर जो है दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, या दो तरीके का होता है। ठीक है, ड्यूअल मतलब टू। ठीक है, कैसे होता है? तो देखिए, मैटर की बात चल रही है ना, हर मैटर क्या होता है बताइए। ठीक है, कोई भी चीज जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, जगह घेरती है, स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं। ठीक है, मैटर किससे मिलकर बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी चीज इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो, है ना। चलिए, तो और उसके बारे में हम डबल नेचर पढ़ रहे हैं कि उसका नेचर दो टाइप से एक्सप्लेन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कहानी लाइट की। ठीक है, स्टार्ट होती है कहानी कहां से? लाइट से। मैटर से पहले अगर आप समझो, खाली जस्ट समझना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, देखो लाइट का जो नेचर था ना, वो दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता था, करते हैं अभी भी हम लोग उसे। ठीक है, लाइट का जो है डबल नेचर हम बोलते हैं। तो कैसे कैसे करते हैं? जैसे दो थ्योरी थी इसके बिहाइंड। कौन कौन सी थ्योरी क्या कहती थी मैं बताता हूं। पहली थ्योरी है बच्चों हमारी मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है, और दूसरी थी हमारी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। ठीक है, समझ में आया? एक मैक्सवेल थ्योरी है और एक कौन सी हमारी मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं। अब देखिए, लाइट का जो डबल नेचर है दोनों थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे? कुछ फिनोमिना लाइट के ऐसे होते हैं जो ये थ्योरी को फॉलो करते हैं, मतलब ये थ्योरी उसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकती है, और कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जिनको हमारी क्वांटम थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, किसके हैं वो? कहानी किसकी चल रही है हमारी अभी फिलहाल? लाइट की चल रही है बच्चों। ठीक है, किसकी चल रही है बच्चों? लाइट की। ठीक है, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल की वेव थ्योरी। चलिए, तो पहले मैं आपको बताता हूं, चलो इसको देख लें। ठीक है, देखिए, तो मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या क्या एक्सप्लेन कर सकती है, कौन कौन से फिनोमिनन है जो हम क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं। जैसे इसमें हमारा पहला आता है बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हो ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बताता है, बोलो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है आप किसी मेटल की, ठीक है, किसी मेटल की सरफेस में जब आप क्या करते हो, फोटोन को स्ट्राइक कराते हो, तो क्या करता है, ये एनर्जी ट्रांसफर होती है उसकी सरफेस में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स में, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इजेक्ट हो जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन विद द हेल्प ऑफ फोटोन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने देखा होगा ना, आजकल सोलर पैनल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो इसी को रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या होता है, मेटल की फोटो मेटल होता है, इस मेटल की सीट को बोलते हैं फोटो मेटल। ठीक है, कौन से होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे उसे डिटेल में। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, एक फोटोन का स्ट्राइक कराते हैं। ठीक है, मतलब सनलाइट में लगा देते हैं, वहां से फोटोन आता है, स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन फिर एक हम लूप के थ्रू इसको सर्किट कंप्लीट करते हैं, जिससे कि हमें करंट मिल जाता है। दूसरी बात, तो पहले तो बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो फिनोमिनन है, ये लाइट का जो फिनोमिनन है, तभी पॉसिबल हो सकता है एक्सप्लेनेशन इसका, जब हम इसमें क्या लगाएं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करें, तभी हम इसको बता सकते हैं। दूसरी बात हमारी होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यस, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपने बेसिक वहां पे पहले से पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, बाकी हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे तो वहां पे बता देंगे। देन ठीक है, तो ये दो फिनोमिनन ऐसे हैं जो कौन एक्सप्लेन कर सकती है, क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। ये दोनों चीजें लाइट की फिनोमिना। ठीक है, इधर भी वाले इधर वाले भी, बट दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट के लिए हमें अलग अलग थ्योरीज को यूज करना पड़ता है। क्लियर है? अच्छा, ठीक है,
फिर तीसरी चीज, अच्छा सॉरी, अब मैक्सवेल वाली थ्योरीज में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इससे एक्सप्लेन हो सकते हैं? पहला फैक्टर है इसमें जैसे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट का पोलराइजेशन, ठीक है। आपने शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मुझसे पढ़ी है तो आपने वहां पे पढ़ लिया होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। दूसरा बच्चों हमारा होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये भी एक लाइट का फिनोमिनन है, इंटरफेरेंस, आपको पता है ये बात भी, ठीक है। और तीसरा जैसे हमारे पास हो सकता है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये फिनोमिनन मैंने यहां लिखे हुए हैं जो एक्सप्लेन हो सकते हैं किसके बेस में? मैक्सवेल की वेव थ्योरी के बेस में, ठीक है। यही वेव थ्योरी इनको एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है, और मैक्सवेल की प्लैंक क्वांटम थ्योरी इनको एक्सप्लेन कर सकती है। जबकि दोनों ही फिनोमिनन जो है, तीन यहां लिखे हैं, दो यहां, तीनों किसके हैं? लाइट के हैं। लाइट इन 5 टाइप की प्रॉपर्टीज को, और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, और भी हो सकती हैं। 5 टाइप की प्रॉपर्टी यहां पर मैंने लिखी है, इनको जो है लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनका एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। आधे लोग कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी का मतलब है, वो कहते हैं लोग, मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि जो लाइट है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके ये 3 फिनोमिनन यहां पर हमने जो लिखे हैं क्या हो सकते हैं? एक्सप्लेन हो सकते हैं। दूसरा हमारा लिखा है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी कहती है वेव नहीं होता, लाइट की कैसी होती है? पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उन्हें हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर शो करती है। और इस थ्योरी के हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को। समझ में आई बात? नहीं आई? तो देखा आपने, तो आइंस्टीन ने कहा 1905 में, आइंस्टीन सजेस्टेड दैट लाइट हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर एंड बिहेव्स बोथ एज अ पार्टिकल एज अ वेव, ठीक है। आइंस्टीन ने दोनों क्या कर दिया? लाइट को उससे कंबाइन बता दिया। उन्होंने कहा लाइट में जो है 2 टाइप का नेचर फॉलो हो सकता है, होता है। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर भी फॉलो करती है और वेव नेचर को भी फॉलो करती है, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी बच्चों? लाइट की। अब हमारी प्रॉपर्टी एक्चुअली में हमें पढ़ना है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर के जो ड्यूअल नेचर दिया वो किसने दिया बच्चों? हमारा L.D. ब्रॉगली ने। किसने? L.D. ब्रॉगली, ठीक है। चलिए, L.D. ब्रॉगली ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने सेम बात बताई उन्होंने, लेकिन बताया किसके लिए? मैटर के लिए, ठीक है। उन्होंने कहा एवरी मटेरियल पार्टिकल, ठीक है, एवरी मटेरियल पार्टिकल मेड अप ऑफ किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिससे बना हुआ है वो इन्हीं चीजों से बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एवरी मटेरियल पार्टिकल हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर, ठीक है। किसी भी मटेरियल पार्टिकल के पास भी 2 टाइप का कैरेक्टर होता है। कौन सा कैरेक्टर होता है बताइए? पार्टिकल नेचर, कौन सा? पार्टिकल नेचर, एंड एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है। तो किसी भी तरीके का जो मेटेरियल पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल है हमारे पास, उसके बाद कैसा होता है? 2 टाइप के नेचर होते हैं। कौन कौन सा? पार्टिकल नेचर होता है एक तो मटेरियल पार्टिकल, ठीक है। मैटर के पास पार्टिकल नेचर का मतलब हो गया, समझ रहे हो ना? पार्टिकल नेचर मतलब पार्टिकल की तरह बिहेव करता है वो। और दूसरा मैं कहता है क्या? वेव नेचर। लेकिन इन्होंने बात जो है सिर्फ किसके लिए कही? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए कही। किसके लिए कही बच्चों? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कौन होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन, इन सब चीजों के लिए उन्होंने बात कही, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इसको लिख देता हूं, फिर आप इसको नोट करेंगे इसका इन्होंने क्या बोला था, ठीक है। इनका रूल क्या था, थ्योरी और हाइपोथेसिस क्या थी। अब हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है जो L.D. ब्रॉगली ने बताया। किसके लिए? मैटर के लिए, ठीक है। लाइट के लिए तो किसने बताया? आइंस्टीन ने बताया। बट मैटर के लिए किसने बताया? डी ब्रॉगली ने बताया। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, इन 1924, ठीक है, a French physicist L.D. Broglie extended the idea of dual character of light to matter particles, ठीक है। उन्होंने उस ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ लाइट को जो है एक्सटेंड कर दिया किसके लिए? मैटर पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा देखो, he suggested that ठीक है, he suggested that all matter particles in motion, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। he suggested that all matter particles in motion, कौन पार्टिकल है? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है। हैव अ ड्यूअल कैरेक्टर, दोनों क्या होता है उनके बाद? डबल कैरेक्टर होता है। दैट इज ऑल मैटर पार्टिकल पजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पार्टिकल्स एंड वेव, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, किसके तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक किसकी तरह शो करती है?
पार्टिकल की तरह करती हैं और वेव की तरह करती हैं। फिर लिखा है हमने द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल्स इज कॉल्ड डी ब्रॉगली मैटर वेव्स। तो जो मैटर पार्टिकल हैं वो जो वेव एसोसिएट करते हैं उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, डी ब्रॉगली मैटर वेव्स के नाम से उसे जाना जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए फिर हमने यहां लिखा सिंस एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैटर, ऑब्वियस सी बात है यार, क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इनसे मिलकर एटम बनता है और एटम से ही मिलकर क्या बनता है, मैटर। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी क्या है, अ काइंड ऑफ मैटर है ना, मैटर पार्टिकल। इट ऑल्सो लाइक मैटर पार्टिकल्स हैज अ ड्यूअल कैरेक्टर, तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, मैटर पार्टिकल्स की तरह ड्यूअल कैरेक्टर होना चाहिए। दैट इज एन इलेक्ट्रॉन like all other matter particles behaves both as a material particle, ठीक है, तो उसकी तरह क्या करेगा ये material particles and as a vapor, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी दोनों ही तरीके का नेचर यहां पर आपका होना चाहिए, मटेरियल पार्टिकल की तरह भी होना चाहिए और वेव की तरह भी यहां पर उसका नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, जो कि हमें किसने बताया, एल डी ब्रॉगली ने। अच्छा एक बात और, इन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिया, ठीक है। इनका फॉर्मूला क्या है आपको बताता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। ये क्या है आपका डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है। क्या है इसका मतलब, चलिए पहले इसको ड्राइव करते हैं फिर इसके मतलब भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। देखिए तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, वेव कैरेक्टर है तो उसके अंदर क्या होगा, वेव प्रॉपर्टी क्या होती है, लैम्डा, लैम्डा इज अ वेव प्रॉपर्टी, ठीक है, वेवलेंथ जिसे बोलते हो। तो लिखा है वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ पार्टिकल एंड मास m एंड वेलोसिटी v इज रिलेटेड एज, कैसे रिलेट करता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv होता है, ठीक है। ये क्या है आपका डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है। अब हम जानते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल्स टू mv, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, ठीक है। इस फॉर्म पे भी आपको ये कहीं लिखा दिख जाएगा। क्लियर हो गया, क्या क्या चीजें यहां पर बताइए, ये मैंने बता दिया। अच्छा एच क्या है, एच यहां पर बच्चा है प्लैंक कांस्टेंट, यस प्लैंक कांस्टेंट, यस, तो एच यहां पर हो जाता है बच्चों हमारा क्या, प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर है, चलिए इसको हटा देते हैं फिर। चलिए अब लगाइए हेडिंग डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, हेडिंग लगा लेंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ देखो बच्चों अब आप इसको नोट भी करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा है डी ब्रॉगली डिराइव्ड द रिलेशन, ठीक है, पहले आप हेडिंग लगाएंगे डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है इक्वेशन आपको मैंने अभी बता दिया है, क्या होता है बताओ, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग ड्राइव कर रहे हैं कि ये कैसे आई है। लिखा है ही लिखा है डी ब्रॉगली ड्राइव्ड, ठीक है, डी ब्रॉगली derived the relation between wavelength lambda and mass m of a moving particle with velocity v। इन तीनों के बीच में उन्होंने क्या करा, रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जो कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। वो कैसे एस्टेब्लिश किया मैं बताता हूं। इन्होंने क्या करा, आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी ले ली अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, चलो दोनों लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है बताइए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, आपने छोटी क्लास में पढ़ ली है ऑब्वियस, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं फिर, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। और यहां पर क्या क्या है, इनको डिफाइन भी करना है बच्चों, क्या, वेयर एच क्या है, यहां पर ये लिख देते हैं, चलो एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, और इसका, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दिख दी मैंने यहां पर। और वी और न्यू क्या है यहां पर बच्चों बताइए, ई क्या है, और देखो एच क्या है यहां पर प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, यहां पर न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी,
और ई क्या है यहां पर, एनर्जी। क्या है, एनर्जी। क्लियर है। तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फिर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन। क्या होता है बताइए, E इक्वल्स टू क्या होता है, रिलेशन क्या है, E इक्वल्स टू mc का स्क्वायर। यही तो है मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, m क्या है यहां पर बच्चों, मास, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालना है, उसको 1 डाल रखा है, इसको हमने क्या डाल दिया बच्चों यहां पर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप इसको नोट भी करते रहेंगे क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा हो रहा है जगह, तो मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, तो मुझे बार बार इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं अब। ऑन कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, कौन कौन सी है, 1 and 2। ठीक है, क्या थी, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यहां लिख देता हूं फिलहाल। E इक्वल्स टू क्या है, एम सी का स्क्वायर, और दूसरा क्या था, E इक्वल्स टू एच न्यू। मैं इन दोनों कंबाइन करके लिख रहा हूं। ठीक है, दोनों एनर्जी की फॉर्म है, तो दोनों कंबाइन करके क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे बताइए, एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एच न्यू। ठीक है, या एच न्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, एम सी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब हमें पता है न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। एज वी नो दैट न्यू इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा। तो क्या आ जाएगा हमारा, बताइए, इसको यहां पर डाल देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा एम सी का स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, देखो सी स्क्वायर है, यहां सी है, कैंसिल हो जाएंगे ना, ऑफ कोर्स। तो क्या बचेगा बच्चा लोग, एम सी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा एच अपॉन एम सी। ये देखिए, एक फॉर्म तो हमारी ये निकल के आ गई। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत इसमें एक ये है कि मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है क्या, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब फोटोन। तो आप जनरल पार्टिकल्स, किसी भी पार्टिकल के लिए इसको नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने सी यूज कर रखा है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर, लिख लीजिए साइड में, दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर फोटोन। दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर फोटोन। फोटोन का मतलब किसके लिए, सिर्फ लाइट के लिए, क्योंकि लाइट की स्पीड को दिखा रखा है मैंने सी से। ठीक है, तो ओनली वैलिड फॉर फोटोन। एक प्रॉब्लम इसकी हमारे पास ये अराइज हो गई है। ठीक है, चलिए अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग बनाते हैं किसके लिए, ऑल मटेरियल पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहीं पर हाँ बताइए क्या होगा। अब मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि इक्वेशन मेरी ऑल मटेरियल पार्टिकल्स में लगे, तो मुझे सी को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, वी से, मतलब एवरी पार्टिकल की वेलोसिटी से। ठीक है, किसी भी पार्टिकल में लगा सकते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा, एज सी को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, स्मॉल वी से। इसका क्या मतलब हुआ, फ्रॉम इक्वेशन। ठीक है, बताइए, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, तो किसके हो जाएगी, फॉर ऑल मटेरियल पार्टिकल, सबके लिए हो जाएगी बच्चों यहां पर अभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी, सी के बदले यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, वी। ये लीजिए, तो आ गया, देखो जो वही इक्वेशन आ गई जो हमने ड्राइव करनी थी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। यस, और आपको तो पहले से ही पता है क्या, एम वी इक्वल्स टू क्या होता है? क्या होता है, पी, मोमेंटम। तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत बढ़िया इक्वेशन निकल के आ गई है। इसी को हम लोग बच्चों क्या बोल देते हैं यहां पर, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, और एम वी यहां पर क्या होता है, मोमेंटम। बोलो, लिख दो यहां पर, एम ये क्या है, मोमेंटम। ये देख लीजिए,
क्लियर है? ठीक है, अब यहां तक तो आपके समझ में आ गई है कहानी। अब देखिए, अब इसको थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करूं क्या है लफड़ा। लफड़ा कुछ ऐसा है कि लैम्डा अगर मैं एच क्या है कांस्टेंट, उसको हटा के यहां लगा देता हूं 1/p या 1/mv भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ, ये ठीक है, एम भी लिख देता हूं, चलो इस तरीके से। तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है इसमें, मुझे बताएं। है आपको इसमें एक चीज देखो, मैं बताता हूं क्या है। जो ये वाला पार्ट लिखा है ना लैम्डा, लैम्डा होता है बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैम्डा वेव नेचर को। किसे कर रहा है? वेव नेचर को। किसको कर रहा है? वेव नेचर को। और जो ये है एम वी, ये किसको दिखा रहा है? पार्टिकल नेचर को, है ना यार। मास वेलोसिटी किस में होगी? पार्टिकल में होगी, यस। और लैम्डा किस में होगा? वेव में होगा। वेव में उसी का वेवलेंथ लैम्डा निकलती है आपका, तरंग दैर्ध्य जिसे बोलता है हिंदी में। और ये दोनों चीजें क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें, क्या है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? पार्टिकल सॉरी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में कैसा रिलेशन है? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर किसी भी एक पार्टिकल समझ लो, किसी भी चीज में अगर आप निकाल रहे हो दोनों नेचर को फाइंड कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर उस सिस्टम में वेव नेचर ज्यादा होगा, समझ में आ रही बात? अगर कोई पार्टिकल में वेव नेचर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली उसका क्या होगा? पार्टिकल नेचर कम हो जाएगा, यस। अच्छा, पार्टिकल नेचर कैसे कम हो रहा है? यहां ध्यान से देखिए, पार्टिकल वेव नेचर ज्यादा होना, ये वाली वैल्यू कब बढ़ेगी? जब ये वाली वैल्यू कम होगी। भाई इनवर्सली रिलेशन निकल रहा है ना उनके बीच में। तो लैम्डा बढ़ने का मतलब वेव नेचर बढ़ना, और कब? जब पार्टिकल नेचर कम होगा। पार्टिकल नेचर कैसे कम हो सकता है मुझे बताएं आप लोग, बोलो। उसका मास क्या हो जाए? बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाए। क्या हो जाए? मास। ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल नेचर जब मास बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? बहुत ज्यादा छोटी आएगी, ठीक है। और जितनी छोटी वैल्यू आएगी उतना लैम्डा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। मतलब हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका जो मास है वो बहुत ही कम है, तो इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकल नेचर कम है और वेव नेचर ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन, इन सब की मैंने बात करी थी, एटम, मॉलिक्यूल, क्योंकि इन ऐसे छोटे छोटे का मास बहुत कम होता है, यू नो। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है आप जानते हो, है ना। तो इन सब चीजों के लिए इक्वेशन क्या होती है? वैलिड होती है। क्लियर हुआ? तो आपको समझ में आई या बात नहीं आई? मुझे पहले आप ये बताएंगे। क्या बताया मैंने आपको? बताइए। जो ये रिलेशन है किसका? डी ब्रॉगली का, ये प्रूफ करता है एक दूसरे में इनवर्स, क्या क्या प्रूफ करता है बताइए? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एक दूसरे के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और पार्टिकल नेचर ज्यादा कब होगा? जब मास ज्यादा होगा, वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो और ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी, यस। और वेव नेचर ज्यादा कब होगा? जब मास वाला पार्टिकल नेचर कम होगा। और पार्टिकल नेचर कम होगा तब जब वेव नेचर ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और किस में ज्यादा लगेगा मैंने आपको बता दिया। वेव नेचर ज्यादा होने के लिए पार्टिकल नेचर को कम होना पड़ता है, और पार्टिकल नेचर कम होना मतलब mv कम हो जाए। और मास किसका कम होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास बहुत कम होते हैं, इसलिए ये वैल्यू बहुत कम है। तो इसलिए इन्हीं पार्टिकल्स के अंदर देखा गया है कि वेव नेचर ज्यादा है, यस। अब आप कल के दिन कहोगे सर एक काम करो, इस पेन का वेव नेचर निकालो। ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है यार, क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है, 10 ग्राम तो होगा एटलीस्ट, 10, 15, 20 ग्राम, है ना। तो इतना जब इसका होगा क्या मास ज्यादा होगा, इतना ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा आएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू कम आ जाएगी। मतलब उसके अंदर वेव नेचर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बोलो यार, समझ में आई या बात नहीं आई? ठीक है। अब आप कहो तो कभी कभी वो क्वेश्चन ऐसा भी आता है, वो कहता है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए अपनी इस बात को, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रूफ कर देता हूं। मैं इसको हटा के एक क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको, ठीक है। देखिए, फॉर अ लार्ज मास, ठीक है, तो मैं पहले इसको निकालता हूं किसके लिए? फॉर अ लार्ज मास, फॉर अ लार्ज मास, ठीक है। अच्छा, लार्ज मास का मतलब किलो में बात तो हम करेंगे, ग्राम में ही काम हो जाएगा। 1 ग्राम लेंगे आपका, उतने में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर ले लिया, सपोज मास ले रखा बच्चों मैंने 1 ग्राम, ठीक है। मास कितना ले रखा बच्चों मैंने यहां पर? 1 ग्राम। अब 1 ग्राम इसको पहले आप किलोग्राम में चेंज कर दो, फॉर्मूले में लगाने के लिए ठीक रहेगा। तो आएगा 10⁻³ ऑफ kg। और वेलोसिटी मैंने यहां पर ले रखी कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आपको इसके लिए निकालना है h की वैल्यू। आप जानते हो क्या होता है h की वैल्यू, बताइए। मैं लिख देता हूं फिर भी यहां पर 6, सॉरी, हाँ क्या होता है बताओ? 6.625 10⁻³ जूल सेकेंड, ऐसी कुछ होती है। क्लियर है? तो ये मास, वेलोसिटी और
प्लैंक कांस्टेंट। चलिए अब आपको क्या निकालना है इसके लिए, लैम्डा। आपके पास कोई मास है उसका, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है 1 ग्राम, वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड है सपोज, तो उसका क्या निकालना है आपको, लैम्डा निकालना है बच्चा लोग। ठीक है, तो निकाल लेंगे ना आप लोग। देखिए तो कैसे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है h अपॉन mv। तो लैम्डा h की वैल्यू रखो 6.625 10 टू द पावर -34। मास कितना है 10 टू द पावर -3 इंटू वेलोसिटी कितनी है 1। अब बहुत सिंपल है, आप इसको पूरा कर लेंगे कैलकुलेट तो कितना आ जाएगा ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। 10 टू द पावर -3 को ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा 31 हो जाएगा। 6.625 10 टू द पावर -31, ये आ गया आपका क्या, लैम्डा की वैल्यू। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। यूनिट्स वगैरह रखेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो इसकी वैल्यू आई ना इतनी ज्यादा कम आ गई है, ठीक है, ये वैल्यू है जो वेवलेंथ की इतनी ज्यादा कम है कि आप इसको मेजर नहीं कर पाओगे। ऐसे हमारे पास कोई ऐसी कन्वेंशनल मेथड नहीं है, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सको, इसको इतना इजीली मेजर कर सको। ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इज टू स्मॉल, क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, एंड डजंट हैव एनी, एंड टू स्मॉल एंड नॉट मेजरेबल, ऐसा भी लिख लीजिए, स्मॉल एंड नॉट मेजरेबल है। ठीक है, एंड नॉट मेजरेबल एंड हैंस नॉट एनी सिग्निफिकेंस कह लीजिए। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई। तो इतनी छोटी वैल्यू है लैम्डा की कि आप इसको मेजर कर पाओगे, तो इसका हमारे पास मेजर करने की कोई है ही नहीं। ठीक है, ये दिक्कत है। अब अगर सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुने, अगर मैं सेम क्वेश्चन को करता हूं बच्चों किसके लिए, इसको नोट करें आप, ठीक है, ये वैल्यू को याद रखना आप लोग। इसको मैं हटाता हूं। अब अगर मैं ऐसे ही एक वेवलेंथ का क्वेश्चन करूं किसके लिए, लेकिन कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, किसके लिए करूं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जैसे क्या है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं सपोज, क्या ले लेते हैं हम लोग बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिखिए फॉर अ स्मॉल पार्टिकल, लार्ज लिखा था ना, फॉर अ स्मॉल मास, ठीक है, या पार्टिकल, चलो यस, क्या है वो स्मॉल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्या है, इलेक्ट्रॉन। चलिए, तो मास तो आपको पता ही है 9.1 10 टू द पावर -31 kg। मास क्या होता है इसका, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 क्या kg। और इसकी वेलोसिटी मुझे यहां पर दे रखी है, बुक में देख लेते हैं, 2.1 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है। क्लियर है। चलिए, अब आप इसको लैम्डा निकालना है। तो अच्छा देखो, पहले वाला लैम्डा कितना आया था, उसको चलो लिख देंगे बाद में। तो लैम्डा इक्वल टू जानते हो h अपॉन mv। h की वैल्यू क्या होती है 6.626 या 625 10 टू द पावर -34, ठीक है, जूल सेकंड। यूनिट बाद में छोड़ो, हटाओ, जरूरत नहीं है। मास क्या है हमारा 9.1 10 टू द पावर -31, और v वेलोसिटी क्या है हमारी 2.1 इंटू 10 टू द पावर 6 है जी। क्लियर है, देख लीजिए। तो ये सारी वैल्यूज आप चाहो तो इनको सबको कैलकुलेट करो, बट मैं आपको रेडीमेड डेटा बताऊंगा क्योंकि थोड़ा टाइम हमारे पास कम होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है 3.323 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं, देखिए। ठीक है, बोलो, तो इसका वैल्यू, इसका लैम्डा है, और उसका लैम्डा कितना था बताइए, 6.625 इंटू 10 टू द पावर -31 मीटर। ये तो था, ये तो वैल्यू थी वो पुरानी वाली। ठीक है, ये किसके लिए है, ये वैल्यूज कब आई थी, जब m हमारा कितना था 1 ग्राम था, और v कितना था हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज कम है जब हमारा m और v ये दे रखे हैं, है ना। अब देखो m और v कितना कम है, m कितना कम है, देखो 9.1 10 टू द पावर -31, यस। तब जाके हमारी क्या है, इसका मास बहुत कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए हमने इसे कैलकुलेट किया है, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कुछ ऐसी आई है। और ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू क्या है, मेजरेबल है, इजीली आप इसको ले सकते हो। और ये किसके बराबर होती है, लगा, कंपेरेबल होती है एक्सरे के। दिस वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू एक्सरेज, यहां लिख देता हूं मैं, दिस वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू किसके, एक्सरे।
ठीक है। अब इसको, अब एक्सरे के कंपेरेबल है, मतलब आपने एक्सरे की मेजर कर रखी है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो बच्चों। इट इज क्लियर है ना, बोलो यार। तो ये रहा हमारा कुछ तामझाम किसका, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली इक्वेशन का। चलिए अब हम इसको ऐसा करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं।